हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बहुत डिटेल स्टडी करके रखी थी, दैट इज़ वेपर प्रेशर लोअरिंग। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकली थी एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने साबित करके दिया था। गाइस, आज की जो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोग साबित करके देंगे एंड इससे रिलेटेड डेरिवेशन बनाएंगे एंड न्यूमेरिकल्स भी बनाकर देखेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हो बाय डेल्टा टीबी। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है ये समझने से पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सर, बॉइलिंग पॉइंट मतलब ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड ये बॉइलिंग स्टार्ट करा देता है। क्या ऐसे हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं? अगर ऐसी डेफिनेशन दी है तो ये डेफिनेटली रॉन्ग होगी, ऐसी डेफिनेशन नहीं होती। क्या आपको पता है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है? हाँ सर, हमें ये पता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि पानी को हम लोग 60 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉईल करा सकते हैं? पानी को आप लोग 120 डिग्री सेल्सियस पर भी बॉईल करा सकते हैं। सर, हाउ इट इज़ पॉसिबल? हमने तो आज तक बस यही पढ़ा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हाँ, यही पढ़ा है, लेकिन उसकी कंडीशन है और ये डेफिनेशन के हिसाब से होता है। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखिए, द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the applied pressure। मतलब ये कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस? प्रेशर के ऊपर। हम लोगों ने जो पढ़ा है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, जी हाँ, बट वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अगर आप लोगों ने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। जैसे प्रेशर कुकर की बात करें, प्रेशर कुकर नाम ही है उसका, प्रेशर बढ़ाने वाला डिवाइस। तो प्रेशर कुकर में पानी का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे जाके पानी को बॉईल करते हैं तो एयर का प्रेशर कम हो जाता है एंड देयरफॉर कम टेम्परेचर पे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे पानी बॉईल होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम लोग समझते हैं दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट, ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये वेपर प्रेशर के साथ हम लोग इसका रिलेशन बना के देखते हैं। पर अभी इतना याद रखेंगे कि प्योर सॉल्वेंट में जब भी हम लोग कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन गया, जी हाँ, एंड उस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले ज़्यादा होता है। मीन सपोज करिए कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय टीबी से एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मैं रिप्रेजेंट करता हूँ बाय टी नॉट बी से। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि टी बी विल बी ग्रेटर दैन टी नॉट बी। होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। टी बी विल बी ग्रेटर दैन टी नॉट बी। इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, हाँ है, एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो टी बी माइनस टी नॉट बी का है, टी बी माइनस टी नॉट बी का। एंड ये जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय डेल्टा टी बी। एंड आप लोग चेक कर सकते हैं कि डेल्टा टी बी का मतलब क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये कैसे डिफाइन करोगे? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस, ये डिफरेंस है, इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इसे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं गाइस। कैसे डिफाइन किया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट
द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन एंड दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, इसे आप लोग कहते हो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो रहा है? ये है एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। देन इसके बाद मैं एक छोटी सी हेडिंग बनाता हूँ, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ consequence of वेपर प्रेशर लोअरिंग। देखिए, वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इनके बीच में रिलेशन होता है। गाइस, हम लोगों को ये पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। पता है ये हम लोगों को? हाँ, ये हम लोगों को पता है। हमें ये भी पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय P01 से, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय P1 से। यहाँ पर एक चीज़ साबित होती है, ये पहले से ही पढ़ के रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो सपोज करिए कि मैं एक ग्राफ बना देता हूँ, दैट इज इस एक्सिस पे रख देता हूँ वेपर प्रेशर एंड इस एक्सिस पे रख देता हूँ टेम्परेचर। सपोज करिए मुझे अब सॉल्यूशन कर्व एंड सॉल्वेंट कर्व ये दोनों रखना है। तो सॉल्यूशन कर्व एंड सॉल्वेंट कर्व अगर हम लोग सोचते हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि ये जो वेपर प्रेशर है ना गाइस, ये वेपर प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, जहाँ पर प्रेशर क्या होता है 760 mmHg। हम लोग मैक्सिमम जो एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं वो 1 atm प्रेशर पे होता है, इसलिए हम लोग जनरली 1 atm प्रेशर का ही प्रेशर कंसिडर करते हैं बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कराने के लिए। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? सॉल्वेंट। तो फिर इसका मतलब ये कि सपोज मैं यहाँ पे सॉल्वेंट रख देता हूँ, तो जो सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कर्व है ये सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कर्व होगी, बराबर है। इसे मैं एक काम कर देता हूँ, नाम देता हूँ CD, ये है CD कर्व, एंड ये किसके लिए हो गई? फॉर सॉल्वेंट, ये हो गई फॉर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर कर्व है, ये सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कर्व, इसे अगर हम लोग AB कह देते हैं तो ये हो जाएगी गाइस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर कर्व। एंड यहाँ से एक चीज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इसे नोमेनक्लेचर आपके बुक में जो दिया है वो ऐसे दिया है, दिस इज AB कर्व एंड दिस इज CD कर्व सॉल्यूशन के लिए। हम लोगों ने ये जो कहा था कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ये ज़्यादा है, तो ये दिख रहा है, देखिए सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर कर्व ऊपर है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर कर्व फॉर सॉल्यूशन। अब आप लोग सोचिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब एट पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है गाइस, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या हो गया? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द अप्लाइड प्रेशर। अभी अप्लाइड प्रेशर कितना है? 1 atm का, 760 mmHg मतलब 1 atm प्रेशर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलेगा? बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका? सॉल्यूशन का, बराबर है। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर किसका मिलेगा? सॉल्यूशन का, जिसे हम लोगों ने T0B से रिप्रेजेंट करके दिखाया है, ठीक। देन अगर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं, तो सॉल्यूशन के बारे में सोचिए सर, सॉल्यूशन का भी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन भी बढ़ेगा। एक स्टेज आएगी कि इट विल ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा। एंड इस टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे, एट पॉइंट सी, यहाँ पे जो टेम्परेचर आप लोगों को मिलेगा गाइस, ये क्या हो जाएगा? TB। अब देखिए इन दोनों के बीच में TB ये बड़ा है, तो ये जो डिफरेंस है गाइस, क्या ये डेल्टा TB नहीं है? डेफिनेटली है डेल्टा TB। एंड इस डिफरेंस को देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिफरेंस है, क्या ये डिफरेंस डेल्टा P नहीं होगा? होगा कि नहीं? डेफिनेटली यहाँ पे जो डिफरेंस है ये क्या दिखेगा? डेल्टा P के बराबर होगा। मीन्स यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो
तो एक चीज साबित हो जाती है कि डेल्टा टीबी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। कैसे कैसे साबित होगा, जरा सोचिए। यहाँ पे एक चीज हम लोग समझ सकते हैं कि ये जितना डिफरेंस ज्यादा होगा, देखिए ये डिफरेंस ज्यादा तब होगा जब ये ज्यादा होगा, बराबर है। ये डिफरेंस जब ज्यादा होगा, ये डिफरेंस है ना किसके बीच में, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ये डेल्टा पी है, बराबर है। तो ये डिफरेंस अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये डिफरेंस भी क्या आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। तो डेल्टा टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी तो है ही है। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये होता है ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट वन इंटू x2, होता है कि नहीं होता, ये भी तो आप लोगों ने पढ़ा था। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग ये मोल फ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है गाइस। एंड इसी से हम लोगों को ये भी साबित हो जाता है कि जो एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट है, ये एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर लोअरिंग पे ही डिपेंडेंट है गाइस। अब आप लोग सोचिए, अगर आप लोग सॉल्वेंट को बॉईल करना चाहते हो एंड सॉल्यूशन को बॉईल करना चाहते हो तो हमें सॉल्यूशन को ज़्यादा हीट करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द प्योर सॉल्वेंट। मतलब हम लोग घर में जो सॉल्यूशंस हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे आपने पानी में सॉल्ट को डिजोल्व किया एंड एक साइड में पानी को हीट करने के लिए रखा, तो पहले कौन बॉईल होगा, तो पहले बॉईल होगा पानी एंड बाद में बॉईल कौन हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। एंड इसी का हम लोग फिर अपने लाइफ में अप्लीकेशन भी करा के दिखाते हैं। कैसे अप्लीकेशन होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेपर प्रेशर लोअरिंग ये साबित होता है गाइस। क्लियर है यहाँ तक गाइस? अब हम लोग समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, इनके बीच में रिलेशन क्या है। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले समझा था कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी आता ही है एंड डेल्टा पी क्या होता है, तो पी नॉट वन इंटू x2 मोल फ्रैक्शन मतलब कॉन्सेंट्रेशन। तो जैसे ही हम लोग बता सकते हैं कि डेल्टा पी अगर मोल फ्रैक्शन के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है तो डेल्टा टी बी एंड इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन होता है। जी हाँ, फॉर एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग किसके ऊपर अप्लाई करते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन के ऊपर अप्लाई करते हैं, बराबर है। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन जो डेल्टा टी बी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। ये आप लोगों को क्या मिलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब मोल पर किलोग्राम, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व पर किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट। एंड यहाँ से अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना चाहा तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू होता है के बी इंटू एम, वेयर आप लोग इन टर्म को समझिए। डेल्टा टी बी आप लोगों को पता है, एम का मीनिंग क्या होता है, तो इट इज मोलालिटी ऑफ अ सोल्यूशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। एंड के बी, ये के बी क्या है, तो इससे हम लोग कांस्टेंट कहेंगे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड एज मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसे हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। गाइस अब यहाँ से साबित हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ द मोलालिटी। अब इस केबी के बारे में जरा सोचिए, है ना। इफ अगर मैंने आपके सामने कंडीशन डाल दिया कि इफ मोलालिटी 1 है, अगर मोलालिटी 1 है तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व दैट कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, के बी बनेगा गाइस। तो के बी क्या है ये डिफाइन करिए, तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, इसे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी कहा जाता है। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या फिर इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या है, तो इट इज नथिंग बट द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, क्योंकि मोलालिटी 1 है ना, बराबर ना, मोलालिटी क्या है, 1 है। तो इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या मिला, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ सोल्यूट इज डिजॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ ए सॉल्वेंट, बराबर है गाइस। अब इसके यूनिट के बारे में सोचिए,
के आपको यूनिट क्या मिल सकता है केबी का। आप लोगों के पास इक्वेशन ये है कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। आप लोग देखिए के बी इज इक्वल टू क्या मिला, डेल्टा टी बी अपॉन एम। डेल्टा टी बी टेम्परेचर का डिफरेंस केल्विन में होता है, डिवाइडेड बाय मोल पर केजी, ये मोलालिटी का यूनिट है। तो ये क्या हो गया, केल्विन किलोग्राम पर मोल हो गया। और टेम्परेचर है, डिग्री सेल्सियस में भी तो हो सकता है ना, तो डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। तो कभी भी अगर न्यूमेरिकल में आप लोगों को यहाँ यूनिट डिग्री सेल्सियस में मिलता है तो कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में कैसे रिलेशन होता है, एंड हम लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर केबी क्या है एंड उसका यूनिट क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन, दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये डेरिवेशन है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं या फिर सिंपली स्टेट बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन से आप लोग मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे डिटरमाइन करके दिखा सकते हैं, तो हम लोग इजीली उससे डिफाइन करा के दे सकते हैं गाइज, क्योंकि हम लोगों ने इतना पढ़ा था। देखिए यही से ये डेरिवेशन भी स्टार्ट होता है। वी नो दैट कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है गाइज, एम होता है, बराबर होता है। एंड देयरफॉर डेल्टा टी बी इज इक्वल टू हम लोग क्या कह सकते हैं, के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम हो सकता है। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ, बराबर है, इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए इसमें मोलालिटी की डेफिनेशन हम लोग ला लेते हैं। कैसे, लेट मैं एक सॉल्यूशन बनाता हूँ, लेट W2 ग्राम ऑफ सोल्यूट having molar mass M2 is dissolved in a W1 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। देखिए W2 ग्राम सोल्यूट जिसका मोलर मास क्या है M2, इसे किस में डिसॉल्व किया, W1 ग्राम सॉल्वेंट में। सो देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू क्या हो गया, तो W2 अपॉन M2 हो गया। नाउ आपके पास मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, मास ऑफ सॉल्वेंट आपके पास है W1 ग्राम, दैट इज व्हाट, W1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम पर केजी हो जाएगा। इसे अगर ठीक से देखें तो ये हो जाएगा W1 डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ द केजी। क्यों, क्योंकि आप लोगों को मोलालिटी की डेफिनेशन को इंट्रोड्यूस कराना है। एंड मोलालिटी की डेफिनेशन क्या होती है गाइस, देखिए मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपके पास क्या आ गया, W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब आपके पास क्या आ गया, तो W1 डिवाइडेड बाय 1000 ऑफ द केजी। तो मोलालिटी क्या आ गई, तो मोलालिटी आ गई W2 अपॉन M2 इंटू W1, एंड यहाँ पर क्या हो गया, 1000 हो गया गाइस, हो गया। नाउ अब मोलालिटी की टर्म को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 आपके सामने आ जाएगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। होगा कि नहीं होगा, कुछ इस तरीके से। एंड देयरफॉर M2 ये हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, देयरफॉर M2 इज इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी बी इंटू क्या हो जाएगा गाइस, W1। इस तरीके से हम लोग मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं गाइस। यहाँ से हमें W कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, के भी कैलकुलेट करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। W1 के बारे में उतना कुछ नहीं होता, सॉल्वेंट का मास है वो, राइट। तो अब यहाँ पे एक चीज़ को समझिए, हम लोगों ने कहा है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी।
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन क्या होती है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। देखिए डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ना, क्योंकि W2/M2 का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई कि नहीं हुई? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई। तो ये डेरिवेशन क्लियर है, ये सिंपल डेरिवेशन है गाइस। इसके ऊपर बहुत सारे आप लोगों को न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। नाउ इसका एप्लीकेशन देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हमारे घर में भी इसका एप्लीकेशन होता है, पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं। कैसे? क्या आपको पता है कि हमारे घर में अगर एग्स को बॉईल करना है तो बॉईल करते समय उस पानी में जहाँ पे हम लोग एग्स को बॉईल करते हैं उसमें सॉल्ट ऐड करते हैं? हाँ करते हैं, चलो इतना पता है। बट क्यों करते हैं? क्यों करते हैं सोचिए ज़रा। सर अगर हम लोगों ने पानी में सॉल्ट डाल दिया तो सॉल्यूशन बनेगा, एंड सॉल्यूशन जब बनेगा तो ऐसे केस में पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऐसे केस में पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा ना, एंड पानी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो एग्स जल्दी पक जाएंगे गाइस, बराबर है। प्रेशर कुकर, दूसरा एक एप्लीकेशन आप लोग दे सकते हो, प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है ऐसा हमने कहा है, सुना है, हाँ ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होने के कारण पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा वेपर्स प्रोड्यूस करता है, जल्दी खाना पक जाता है। चलो ये तो किचन के एप्लीकेशन हो गए। तीसरा एप्लीकेशन, क्या आप लोगों ने कभी सुना है, फिल्मों में वगैरह देखा होगा कि 4 व्हीलर्स जब हम लोग बहुत लॉन्ग ड्राइव तक चलाते हैं तो कुछ देर जाने के बाद गाड़ी गर्म होती है, उसे बंद कर देते हैं हम लोग। लेकिन क्या आजकल तो ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई कि हम लोग लॉन्ग ड्राइव तक गाड़ी कंटिन्यूस चला सकते हैं। तो क्यों ऐसा? गाड़ी के रेडिएटर्स में कूलेंट ऐड करते हैं, वहाँ पे कूलेंट होता है, और ये जो कूलेंट होता है, ये कूलेंट का काम क्या होता है? अगर आप लोगों ने कूलेंट ऐड नहीं किया तो रेडिएटर्स में एक्चुअली पानी होता है, कूलेंट के रूप में हम लोग पानी यूज़ करते हैं। एंड गाड़ी जैसे जैसे वर्क करेगी, इंजन वर्क करेगा, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा, गाड़ी बंद पड़ जाएगी, खराब भी होने का चांस है। तो ऐसे केस में उसे ठंडा कैसे रखें? तो उसे ठंडा रखने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उस पानी में हम लोग क्या कर देते हैं? कूलेंट मिला देते हैं। एंड ये कूलेंट कौन सा होता है? कूलेंट होता है इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक कंपाउंड, इथिलीन ग्लाइकॉल, जिसका फॉर्मूला ऐसा होता है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग अल्कोहल वाला लेसन पढ़ेंगे उसमें ये आएगा ही आएगा। तो ये इथिलीन ग्लाइकॉल है, उस पानी में इथिलीन ग्लाइकॉल मिला देते हैं। एज अ रिजल्ट पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो गाड़ी के अंदर से निकलने वाली ज़्यादा से ज़्यादा हीट पानी एब्जॉर्ब कर लेगा, गाड़ी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में हेल्प करेगा, है। एंड ये जो बार बार कूलेंट को हम लोग रिप्लेस कराने की कोशिश करते हैं, इसे टॉपिंग्स कहते हैं। तो अगर आपके रेडिएटर्स में आपने इथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया होगा रेडिएटर्स के पानी में, तो हमें बार बार टॉपिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस क्लियर है, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, ये उसका डेरिवेशन, ये उसके एप्लीकेशन। अब हम लोग समझेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो गाइस, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट के रिलेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सोल्यूशन ऑफ द साइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला है C6H8O7 इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, इन 50 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड मतलब ये सॉल्वेंट हो गया, हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ, सीधा सीधा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन दिया हुआ है 1.76 केल्विन का। इफ Kb फॉर एसिटिक एसिड, Kb फॉर एसिटिक एसिड इज 3.07 केल्विन किलोग्राम पर मोल, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए आपके पास यहाँ बहुत सारी चीज़ें गिवन है। आप लोगों को क्या कहता है कि मास ऑफ एसिटिक एसिड मतलब W1 ये 51 ग्राम है, फिर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB ये कितने का है? 1.76 केल्विन का है। आपके पास Kb है, Kb इज इक्वल टू 3.07 केल्विन किलोग्राम पर मोल। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? मोलालिटी। अब गाइस मोलालिटी के साथ वाला जो रिलेशन है ये हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आप लोगों ने देखा है डेरिवेशन कैसे होता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ की तरफ और ध्यान रखिए। क्या हम लोगों ने ये पढ़ा था? डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M।
आपके पास डेल्टा टी बी और के बी दोनों है, आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है m, तो ये हो जाएगा डेल्टा टी बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा गाइस के बी, होगा कि नहीं होगा। तो डेल्टा टी बी कितने का है 1.76 केल्विन का है। एंड अगर हम लोग के बी की बात करते हैं तो ये कितना है 0.76 केल्विन किलोग्राम पर मोल। देखिए केल्विन केल्विन कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोल इनवर्स मोल हो जाएगा एंड किलोग्राम किलोग्राम इनवर्स हो जाएगा, राइट। तो मोलालिटी यहाँ पर आप लोग जरा डिटरमाइन करके दे तो कितनी मोलालिटी आएगी गाइस। इसका आंसर अगर मैं देखूँ तो ये मेरे पास है 0.5733 मोल पर केजी। आप लोग इसे चेक करेंगे एंड बताएंगे कि ये आंसर सही है या नहीं है। गाइज अब इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट बॉइल्स एट 84.27 डिग्री सेल्सियस। Evaluate the molar mass of the solute if Kb for ethyl acetate is 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। देखिए इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है इथाइल एसीटेट, कितना है 150 ग्राम, उसमें हम लोग 50 ग्राम क्या ऐड करने वाले हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तब जाके उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है ये, आपको डिटरमाइन करके देना है मोलर मास। तो सबसे पहले तो आप लोगों के पास गिवन क्या क्या है ये जरा ढूंढिए। क्या आपके पास मास ऑफ सोल्यूट गिवन है, मास ऑफ सोल्यूट मतलब W2 कितना है दैट इज 50 ग्राम, ये है 50 ग्राम। देन इसके बाद हम लोग अगर ठीक से देखें तो कितने ग्राम सॉल्वेंट में है, तो 150 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर है। देन प्योर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या दैट इज TB, ये कितना है 84.27 डिग्री सेल्सियस है गाइस। एंड प्योर इथाइल एसीटेट का बॉइलिंग पॉइंट ये आपके पास कितना है दैट इज T0B, हम लोग इसे कह रहे हैं, ये है 77.06 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब KB आपके पास गिवन है, ऐसा कहाँ है, कितना है KB 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल। वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट मोलर मास। गाइस इन सारी की सारी टर्म्स के बीच में रिलेशन क्या होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। सो देयरफॉर M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB। हो सकता है KB आपके पास है, KB कितना है 2.77 डिग्री सेल्सियस किलोग्राम पर मोल इंटू W2 कितना है दैट इज 50 ग्राम है, 50 ग्राम इंटू 1000 क्या होता है ग्राम पर किलोग्राम होता है ग्राम पर केजी डिवाइडेड बाय W1 कितना है, तो W1 है 150 ग्राम इंटू डेल्टा TB मतलब डिफरेंस किसका सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है दैट इज 84.27 माइनस 77.06, इसका कॉमन यूनिट क्या आ जाएगा डिग्री सेल्सियस। देखिए कॉमनली क्या यूनिट कैंसिल हो रहे हैं डिग्री सेल्सियस कैंसिल हो रहा है, किलोग्राम के साथ किलोग्राम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। देन उसके बाद इस ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो जाएगा। फाइनल जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट क्या बच के आ रहा है ग्राम पर मोल। इसे सॉल्व करके देखते हैं तो इसका आंसर आपको मिलता है 128। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकल के आ गया 128 ग्राम पर मोल। क्लियर है। अब इस न्यूमेरिकल को देखिए क्या कहता है, बहुत बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है चेक करते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.516 ग्राम ऑफ नैप्थेलिन जिसका मोलर मास 127.17 ग्राम पर मोल दिया है इन 50 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड
gives a boiling point elevation of 0.402 while a solution of 0.6216 gram 0.6216 gram of unknown solute in the same solvent gives the boiling point elevation of 0.647 Kelvin. Find the molar mass of unknown solute. आपके पास Kb है, Kb for CCl4 कितना है, दैट इज 5.03 केल्विन किलोग्राम पर मोल। न्यूमेरिकल पढ़ने से ये समझ में आ रहा है कि इसके इसमें दो सॉल्यूशन है, एक है नैप्थेलिन सॉल्यूशन का और एक है अननोन सोलूट का। नैप्थेलिन का सॉल्यूशन है और एक है अननोन सोलूट का सॉल्यूशन। आपको क्या फाइंड आउट करके देना है, अननोन सोलूट का मोलर मास। तो पहले हम कंपेयर करते हैं दोनों सॉल्यूशन के लिए कि क्या क्या गिवन है और क्या क्या मिसिंग टर्म है। तो गिवन में पहले ढूंढिए फॉर नैप्थेलिन सॉल्यूशन। नैप्थेलिन सॉल्यूशन, नैप्थेलिन सॉल्यूशन में मास ऑफ नैप्थेलिन दैट इज W2 है क्या, है कितना है 0.5126 ग्राम ये है। इसका M2 कितना है 128.17 ग्राम पर मोल, ये भी गिवन है। कितने कार्बन टेट्राक्लोराइड में, मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपके पास 50 ग्राम है, 50 ग्राम गिव्स अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब डेल्टा TB कितना 0.402 केल्विन का है। व्हाइल अ सॉल्यूशन ऑफ अननोन सोलूट, तो फॉर अननोन सोलूट फाइंड आउट करिए डाटा। अननोन सोलूट के लिए क्या क्या आपके पास है, क्या मास ऑफ सोलूट है W2, जी हाँ कितना है 0.6216 ग्राम। देन इन द सेम सॉल्वेंट गिव्स, इन द सेम सॉल्वेंट मतलब ये कि आपके पास W1 कितना होगा 51 ग्रामज होगा। गिव्स अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा TB ये कितना है 0.647 केल्विन का। फाइंड द मोलर मास ऑफ अननोन सोलूट M2 फाइंड आउट करना है। आखिरी में क्या है Kb फॉर CCl4। यहाँ पे भी सॉल्वेंट वही है Kb के CCl4 का Kb यूज़ करना पड़ेगा 5.03 केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहाँ पर भी Kb वही यूज़ होगा 5.03 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब आप लोग समझ सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल बस आपका दिमाग खाने के लिए बहुत बड़ा करके रखा था। क्यों, इस साइड में देखिए सारी की सारी जो टर्मिनोलॉजी है वो गिवन है, तो इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेशन इसमें करना है गाइस। है आपके पास रिलेशन क्या होता है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 divided by M2 into W1. So therefore M2 is equal to what? So it is KB into W2 into 1000 divided by W1 into delta TB. देखिए सिर्फ KB मिसिंग था, तो सर KB इज सेम, सॉल्वेंट अगर सेम है तो आप लोग यही KB यूज करेंगे, बराबर ना। सॉल्वेंट कैसा है, सेम है। फॉर सेम सॉल्वेंट KB इज सेम, चाहे सोलूट कोई भी डिजोल्व हो उसमें। तो अब आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं KB दैट इज 5.03 यूनिट के साथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में देख ही लिया। अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करिए। W2 कितना है 0.6216 ग्राम का इंटू 1000 और यू कैन से 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय W1 50 इंटू डेल्टा TB कितना है 0.647। करिए कैलकुलेट। अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखते हैं तो M2 आपको मिलता है 96.65। इसका यूनिट मोलर मास अगर है तो ग्राम पर मोल आएगा, है ये इस तरीके से होता है गाइस। अब इस न्यूमेरिकल का कहना क्या है, देखिए गाइस 3.795 ग्राम ऑफ सल्फर इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। दिस सॉल्यूशन बॉइल्स एट 319.81 Kelvin. What is the molecular formula of sulfur in solution? The boiling point of the solvent is 319.45 Kelvin and atomic mass of sulfur is 32 and Kb for carbon disulfide कितना है 2.42 Kelvin किलोग्राम पर मोल।
देखिए अब आप लोग अगर यहाँ से गिवन फाइंड आउट करते हैं तो आपके पास गिवन डेटा क्या है, मास ऑफ सल्फर है W2 कितना है 3.795 ग्राम, ये है। कितने सॉल्वेंट में है, W1 कितना है 100 ग्राम, क्या है कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट है, इसका Kb कितना है 2.42 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। द सॉल्यूशन बॉइल्स एट, मतलब TB आपके पास है दैट इज 319.81 केल्विन। फिर आपके पास कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब T0B है, T0B कितना है दैट इज 319.45 केल्विन। फिर आपके पास एटॉमिक मास ऑफ सल्फर है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना है 32। क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, लेकिन M2 तो है ही नहीं गाइस यहाँ पे देख लीजिए। तो पहले हमें किसे डिटरमाइन करके दिखाना पड़ेगा, M2 को डिटरमाइन करके दिखाना। क्या फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। पहले M2 पे पहुँच जाइए, M2 इज इक्वल टू क्या KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय W1 इंटू डेल्टा TB। डेल्टा TB इट इज़ नथिंग बट द डिफरेंस, बराबर है। तो KB कितना है आपके पास 2.42 है, W2 कितना है 3.795 है, इंटू ये हो गया 1000 डिवाइडेड बाय W1 कितने पानी कितने सॉल्वेंट में है, इंटू 100 ग्राम सॉल्वेंट में है। एंड डेल्टा TB, डेल्टा TB मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो 319.81 माइनस 319.45 इसका यूनिट केल्विन होता है। M2 के बारे में आपको पता है गाइस। अब यहाँ पर अगर हम लोग मॉलिक्यूलर वेट को देखते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को मिलता है 255.1, ये M2 होता है ग्राम पर मोल। मतलब समझिए सल्फर के एक मोल का वेट कितना आया, इतना। तो उसके अंदर सल्फर के एटम कितने हैं ये फाइंड आउट करने से मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। कैसे, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आया 255.1, इसका एटॉमिक वेट कितना दिया 32। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आंसर आपको मिलता है 7.92 विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 8। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सल्फर ये आप लोगों को मिलेगा S8 मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द सल्फर। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इज S8। मतलब सल्फर के एक मॉलिक्यूल में सल्फर की कितने एटम्स है, 8 एटम्स प्रेजेंट है। अगर हमारा P ब्लॉक एलिमेंट ये लेसन पढ़ के होता तो हम लोग ये न्यूमेरिकल कभी सॉल्व नहीं करते, जिसका आंसर आपको वहाँ पे डायरेक्ट मिल जाता। बट जबकि स्टेट बोर्ड में अगर ऐसा पूछा तो हमें ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। क्लियर है गाइस।